ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो लोग काला मोतिया के रोग से ग्रसित हैं। काला मोतिया को ग्लूकोमा, कांचबिंद और कई प्रकार के नामों से बुलाया जाता है और ये एक खतरनाक बीमारी है, पर आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हम अंधे हो जाएंगे, अब ये कहा अब हमें रोग लग गया है तो इसके बाद कोई बचाव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, आपको ज़रूर अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। आपको कई चीज़ें जो हम अभी वीडियो में आपको समझाएंगे अच्छे प्रकार से करनी पड़ेंगी और आपकी नज़र बनी रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। पहले हमें यह समझना होगा कि काला मोतिया क्या होता है। उसके लिए हमें पहले एक आँख का डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा। आँख का डायग्राम है जिसको समझना आवश्यक है। ऊपर का कॉर्निया होता है, अंदर ये लेंस है और लेंस के पीछे एक विट्रस है जिसमें पानी होता है और ये ऑप्टिक नर्व है जिसके थ्रू हमारी आईज में से जो भी रोशनी आती है वो ब्रेन में जाती है। काला मोतिया में आँख में जो पानी नॉर्मली इस स्थान से बनके सारी आँख को खुराक देता है और इन छेदों द्वारा बाहर चला जाता है। पर वो बनता तो है, पर ये छेदों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, जो मेनली जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये छेदों से वो पानी बाहर नहीं जा पाता। ये पानी फिर आँख में जमा होने लगता है और आँख का प्रेशर बढ़ता है। जब ऐसा होता है तो ये ऑप्टिक नर्व जो पीछे दिख रही है, इस नस पे असर पड़ने लगता है और ये सूखने लगती है और ये फिर जो रोशनी हमारी ब्रेन में जा रही है उसमें कमी आने लगती है। अब सब लोग ये पहला सवाल पूछते हैं, भाई मुझे क्यों हो गया ये रोग, मुझे क्यों हुआ। पर आप ये सोचिए, आपको कैंसर तो नहीं है ना, आपको इससे भी ख़राब बीमारी हो सकती थी। पर इसमें बीमारी में तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसको अगर समय पे पकड़ लिया जाए तो इसके इलाज हर तरह से हमारे पास उपलब्ध हैं। हाँ, यह मान के चलना पड़ेगा कि इसका उपचार परमानेंटली कोई नहीं है, परंतु इस रोग को वहीं पे रोका जा सकता है जहाँ तक ये हो चुका है ऑलरेडी। तो इस चीज़ के लिए हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आप अगर रेगुलरली फॉलो करें तो ज़रूर आपका ये रोग बिल्कुल थम जाएगा। काला मोतिया दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक ओपन एंगल वैरायटी का और एक क्लोज्ड एंगल वैरायटी का। ओपन एंगल यह होता है जिसमें कि कोई भी लक्षण नहीं होता। कभी कभी छोटे मोटे लक्षण होते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी आपकी आंखों का पास का चश्मा बदलता रहता है। जो नज़दीक के लिए चश्मे लगते हैं वो जल्दी जल्दी उसके प्लस के नंबर बढ़ने लगते हैं। कभी कभी रात में जो लोग चीज़ देख पाते हैं, आप लोग वो चीज़ ठीक से नहीं देख पाते। कभी कभी रात को हेडेक्स होते हैं। इनके अलावा आंखों में कोई भी लक्षण नहीं होता। इसीलिए कई बार जब हमारे पास व्यक्ति पहली बार आता है काला मोतिया लेके, तो 90% लोगों की 50% आईसाइट ऑलरेडी जा चुकी होती है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये दुनिया में हर व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं होता इस बीमारी का। दूसरी प्रकार का काला मोतिया होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसमें ज़रूर लक्षण होते हैं और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़ोर से आँख में दर्द होता है, लाली होती है, पानी आने लगता है, एकदम से नज़र कम हो जाती है तो आदमी भाग के डॉक्टर के पास जाता है और ये रोग तो तुरंत पकड़ा जाता है। और काला मोतिया इस प्रकार से भी हो सकता है कि कई बार जैसे स्टेरॉयड की ड्रॉप्स डाल रहे हैं लोग, या बॉडी में किसी प्रकार के लिए स्टेरॉयड्स की दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको नहीं बताया है, परंतु इसके कई बार प्रोलॉन्ग्ड सेवन से स्टेरॉयड से काला मोतिया डेवलप हो जाता है आँखों में। यदि आँखों में कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई सूजन हुई हो या किसी प्रकार की चोट लगी हो, इन सब चीज़ों से भी आँख में काला मोतिया डेवलप हो सकता है। और हमको अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ हमारी आँखों में हुई है तो रेगुलरली डॉक्टर को दिखा के ये जांच करा लेनी चाहिए कि क्या काला मोतिया डेवलप तो नहीं हो गया है। फिर आप कहेंगे, भाई अगर हमें नहीं लक्षण है तो हम कैसे पता लगेगा? भाई हम किस, हर आदमी तो जाके नहीं दिखाएगा ना डॉक्टर को, परंतु 40 के बाद हर व्यक्ति को एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मायोपिया है, थायराइड की डिजीज़ है, या इनको जो मैंने बाकी बातें बताई, आँख में कुछ इस प्रकार की चीज़ हो चुकी है, या जिसकी फैमिली में काला मोतिया है, उनको तो अवश्य ही जाके 40 के बाद हर साल में एक बार अपनी आँख की पूरी जांच करा लेनी चाहिए। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो कुछ टेस्ट आपको बताए। सबसे पहले तो वो आँख का प्रेशर लेगा, उसके बाद हो सकता है वो आपसे कहे कि एक फील्ड टेस्ट होगा।
ये 2 टेस्ट बहुत ही आवश्यक हैं ये जानने के लिए कि काला मोतिया की क्या स्थिति है। उसके अलावा भी छोटे छोटे कई टेस्ट हैं, जैसे कि कॉर्नियल थिकनेस, कभी कभी हमें आँख की पर्दे का फ़ोटो और एक OCT वगैरह भी करना पड़ता है, जिससे यह पता लग जाए कि काला मोतिया ने इस समय तक आँख पे कितना प्रभाव डाला है। ये सारे टेस्ट कई बार बहुत आवश्यक होते हैं और इन सब टेस्टों को, इनके जो पेपर आपको मिलेंगे उसको बहुत संभाल के रखिए, कंप्यूटर में स्कैन कर लीजिए जिससे कि ये खोए में, क्योंकि जब हम अगली बार ये टेस्ट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या हमारी दवाइयों से काला मोतिया स्थिर है कि वो ख़राब हो रहा है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो इनिशियल पेपर्स थे, वो बहुत आवश्यक हैं कि आप उनको बहुत संभाल कर रखिए। जब पहली बार काला मोतिया का मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसे एक मशीन जिसको स्लिट लैम्प बोलते हैं उस पर बैठा के उसके आँखों के आगे वाले एरिया की जांच करते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि कॉर्निया कोई ख़राब तो नहीं है, चैम्बर का क्या हाल है, उसके लेंसेज का क्या हाल है, कोई सफ़ेद मोतिया वगैरह है कि नहीं। उसके बाद हम एक लेंस लेते हैं जिसको 90D लेंस कहा जाता है और आँख के अंदर से उसकी नस की जांच पड़ताल करते हैं। इस जांच के बाद हम आँख को सुन करके उसमें थोड़ा एनेस्थीसिया, ये कुछ ड्रॉप्स डालेंगे जिससे आँख सुन हो जाएगी। एक प्रकार की डाई लगाएंगे जिससे कि हम आँख का प्रेशर ले सकें। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका ये एग्जामिनेशन हो रहा है तो आँख को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। यदि आपने आँख को ज़रा भी भींचा तो जब हम प्रेशर लेंगे तो वो प्रेशर 10 का 40 हो जाता है, और जैसे ही आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तभी आँख का एक्चुअल प्रेशर रिकॉर्ड हो सकता है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आँख को रिलैक्स रखिए, ऐसे रखिए जैसे कि आप बहुत दूर देख रहे हैं, जिससे कि आँख बिल्कुल रिलैक्स रहेगी और प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड होगा। यहाँ हमने आँख का प्रेशर लेने के लिए पहले उसमें एनेस्थीसिया डाला और उसके बाद एक डाई वाली स्ट्रिप से उसको कलर किया जिससे कि हम प्रेशर अच्छी प्रकार से ले सकें। आँख को सामने देखते हुए ये गोला आपकी आँख के पास आएगा, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आँख को भींचे नहीं, नीचे नहीं, बार बार, और हल्के से ये टच करेगा जिससे कि आँख का प्रेशर अच्छी प्रकार से पता लग जाएगा। और यही प्रक्रिया दूसरी आँख में भी रिपीट की जाएगी। इस टेस्ट को एप्लीनेशन टोनोमेट्री कहते हैं और ये सबसे कारगर टेक्निक है प्रेशर को रिकॉर्ड करने की इस समय। हालांकि और भी कई तरीके हैं पर सबसे अच्छा तरीका इस समय यही है। एक तरीका होता है जिसमें हम आँख में एक पफ ऑफ एयर डालते हैं जिसको नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री करते हैं। वो स्क्रीनिंग के लिए अच्छी चीज़ है, पर जब काला मोतिया का मरीज़ है या कोई हमें प्रॉपर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तब इस प्रकार का टच करके प्रेशर लेना बहुत आवश्यक है। अब जब हमने प्रेशर ले लिया है और आँख ऑलरेडी सुन है, इसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे जिसको गोनियोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक ये लेंस आँख के अंदर लगाया जाता है और आँख के एंगल को देखा जाता है, जिससे यह पता लगे क्या ये ओपन एंगल ग्लॉकोमा है या क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा है। काला मोतिया के लिए सबसे आवश्यक टेस्ट, जो अगर एक सिंगल सबसे आवश्यक टेस्ट है, वो है फील्ड टेस्ट। फील्ड क्या होती है? ये होता है आँख का फैलाव जिसमें हम देखते हैं।
अगर हम एक आंख को बंद कर दें तो आप देखेंगे कि एक एरिया है जो आपको दिखता है, या एक फैलाव है नज़र का जो आपको दिखता है। काला मोतिया में ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, और इसीलिए हमें ये फील्ड टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। इसी से हमें पता लगता है कि क्या हमारी दवाई कारगर हो रही है, क्या काला मोतिया मरीज़ को है, अगर है तो वो उसी जगह रुका हुआ है हमारी दवाइयों से, कि उसके बावजूद वो बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ रहा है तो फिर हमें या तो लेज़र करना पड़ेगा या सर्जरी करनी पड़ेगी। इसलिए यह फील्ड टेस्ट अनिवार्य है। बहुत मुश्किल है इसको करना। कई बार लोग कहते हैं भाई कोई ये टेस्ट हमसे नहीं होता, पर इसको करना बहुत ज़रूरी है। करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी है ये ध्यान रखिए। आप हमेशा अपना नंबर, चश्मे का नंबर बिल्कुल ठीक प्रकार से करके ही वहाँ ले जाएं, क्योंकि इस टेस्ट में वो प्रॉपर नंबर चश्मे का अगर ना हो तो टेस्ट खराब हो जाता है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि क्या आपको कोई दवाई पाइलोकार्पिन तो नहीं चल रही। अगर वो चल रही है तो पुतली को थोड़ा फैलाना पड़ेगा, या उस दवाई को आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट फिर खराब आ जाएगा। यह भी आपको देखना पड़ेगा क्या आपकी पलक नीचे झुकी तो नहीं हुई। अगर पलक झुकी है तो या तो उसको ऊपर उठा के आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, या वहाँ पे टेप लगाना पड़ेगा, जिससे कि यह टेस्ट खराब ना आए। एक और बात का ध्यान रखिएगा जो बहुत अजीब सी लगती है, पर यदि आप बहुत थके हुए हैं, शाम का वक्त है, अगर आपने सारे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की है, या एक आध दिन से आप सोए नहीं हैं, उससे भी टेस्ट ख़राब आ सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड होना है। तो टेस्ट करने से पहले बहुत आवश्यक है कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि टेस्ट किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी समय व्यस्त होता है। अगर वो दोबारा आपको करना पड़ा तो समय काफ़ी वेस्ट होगा। इसलिए पहले अच्छे से समझ लीजिए कि टेस्ट में क्या क्या करना है, और आप अच्छे से रिलैक्स्ड हैं तभी उस टेस्ट को आप करिए। यदि आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि -7, -8 या प्लस का भी ज़्यादा नंबर है, तब आप यह ध्यान रखिए कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उसको पहन के आइए टेस्ट करवाने के लिए, या अगर आप नहीं पहनते हैं तो जो टेस्ट कर रहा है उसको बोलिए कि मुझे कृपया कॉन्टैक्ट लेंस पहना दीजिए, क्योंकि नंबर बहुत हाई है और उसमें कई बार फील्ड अच्छी प्रकार से नहीं आ पाता है। और एक और बहुत आवश्यक बात है कि जो आपके पुराने फील्ड टेस्ट हैं उनको ज़रूर लेके आइए, क्योंकि हमें उसी प्रकार का फील्ड टेस्ट करना है। और करने से पहले ज़रूर जो हमारे ऑपरेटर हैं उनको दिखाइए कि मेरा पहले यह टेस्ट हुआ है और कृपया यही टेस्ट दोबारा करिए, जिससे कि हम पुराने टेस्ट से उसको मैच कर सकें। जब ये सब बातें हो जाती हैं तो तब एक आंख बंद कर दी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी ठुड्डी ठीक प्रकार से रखी है और आपका माथा आगे अच्छी प्रकार से लगा हुआ है। टेस्ट करने के समय आपके हाथ में एक बटन दिया जाएगा और आपको बिल्कुल सीधा देखने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पे आपको एक सेंट्रल एरिया दिखाई देगा और चारों तरफ से बिजली, कभी कभी छोटी छोटी बिजलियाँ चमकेंगी। जब भी बिजली किसी भी तरफ से आ सकती है तो आँख को बिजली की तरफ ना ले जाइए, बल्कि सेंटर में देखते रहिए, और जिस तरफ से भी बिजली जैसे ही चमके या हल्की सी भी रोशनी चमके तो बटन को दबा दीजिए। यदि आप बहुत थक जाएं ये टेस्ट करते करते तो बटन को दबा के बैठ जाइए, जिससे कि टेस्ट अपने आप रुक जाएगा। और जब आप फिर व्यवस्थित हो जाएं और थोड़े आराम में हो तो बटन को छोड़ दीजिए और टेस्ट अपने आप से दोबारा चालू हो जाए। इस टेस्ट को OCT टेस्ट कहते हैं। कई और इसी प्रकार के एडवांस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे कि GDX या HRT। इन सब टेस्टों से हमें ऑप्टिक नर्व और उसके चारों तरफ की जो नसें हैं उसकी स्थिति के बारे में पता लगता है, और एक लेज़र की किरणें इसमें डाली जाती हैं, जिससे कि हमारे पास एक एडवांस्ड तरीका होता है ये बताने का कि नस की अब क्या स्थिति है। टेस्ट बहुत ही आसान है। कई बार पुतली को इसमें फैलाना पड़ता है, कई बार नहीं भी फैलाना पड़ता, और 3-4 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। और कई बार ये टेस्ट बाकी सब टेस्टों से पहले हमें यह बता देता है कि क्या मरीज़ को काला मोतिया है या होने वाला है, ये भी हमें इसमें पता लग जाता है। इस टेस्ट को फंडस फोटोग्राफी टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम आँख के अंदर का फ़ोटो लेते हैं, और बहुत ही सामान्य टेस्ट है। पुतली को पहले दवाई डाल के फैलाना पड़ता है, उससे बाद आँख के अंदर नस में क्या हो रहा है और पर्दे में क्या हो रहा है उसकी हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, जिससे नस की स्थिति का एक और अंदाज़ा हो जाता है। जैसे हमने पहले आपको दिखाया था OCT, फील्ड, कई टेस्ट होते हैं जिससे नसों का अंदाज़ा लिया जाता है कि उनकी क्या स्थिति है। इसी प्रकार से पर्दे के फ़ोटो भी एक टेस्ट है। ये 3-4 टेस्टों को मिला के हम ये देखते हैं
कि भाई उसकी क्या स्थिति है, नस ठीक है कि किस हद तक वो ठीक है, पहले कैसी थी, और अब बाद में जब हम उन टेस्टों को रिपीट करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि क्या वो टेस्ट अपने की वजह से जो हम देख रहे हैं वो नसें सामान्य हैं या वो ख़राब होती जा रही हैं या बिल्कुल ठीक प्रकार से हमारी दवाई से वो उसी प्रकार से हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हमारे पास इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो काला मोतिया के लिए दवाइयाँ ही होती हैं। एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में ज़रूर हर व्यक्ति को लेज़र करवाना भी आवश्यक रहता है। ओपन एंगल ग्लॉकोमा में भी एक प्रकार का लेज़र होता है पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं है और उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता। परंतु काला मोतिया में ज़रूर पहले एक लेज़र किया जाता है जिसे YAG लेज़र आयरिडोटमी कहा जाता है। ओपन एंगल ग्लॉकोमा और एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में फिर दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं। तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जब भी आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करें पहले उसका पैम्फलेट पूरी तरह पढ़ लें। इससे ये पता लग जाएगा कि उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आप में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो अपने आप डॉक्टर से मिलके उसका प्रॉपर तरीके से उसको चेंज करवा सकते हैं दवाइयों को। दवाई डालने की विधि बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को अपने आप ही डालने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कोई घर में हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है। एक हाथ में आप टिश्यू पेपर रखिए, दूसरी हाथ से बोतल को पकड़िए, नीचे वाली पलक को नीचे खींचिए, सर को पीछे ले जाके ड्रॉप आँख के अंदर डालिए, आँख बंद करके टिश्यू से ऊपर से पोंछ लीजिए। ज़रा सा पोंछने के बाद आँख और नाक के रास्ते के बीच को अपनी एक उंगली से दबा दीजिए हल्के से। इससे क्या होगा कि आँख से नाक में वो दवाई नहीं जाएगी और इससे जो भी साइड इफ़ेक्ट दवाई के होते हैं वो नाक में जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होने से होते हैं। यदि हम इस प्रकार से 2 मिनट बैठ के उसको दबा लेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए ये करना अनिवार्य है। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग पैम्फलेट पढ़ने की जहमत नहीं उठाते और कई बार भूल जाते हैं या पता होते हैं भी उसमें समझ में ठीक तरह से नहीं आता। सबसे कॉमन एक जो दवाई यूज़ की जाती है सारे इंडिया में, उसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं और इसको जैसे कॉमन नाम जैसे टिमोलास्ट हो गई, ग्लूकोमॉल हो गई, इस नाम से ये दवाइयाँ आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से कभी कभी आपका सांस चढ़ सकता है। यदि आपको एस्थमा है, लंग की कोई भी डिजीज़ है, तो इस दवाई को प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को बताइए कि मुझे कृपया करके ये दवाई ना दें। और अगर ज़रूरत ही पड़ रही है तो आप देखिए कि आपकी सांस पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताइए कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको हार्ट ब्लॉक है या कोई भी हार्ट की बीमारी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दीजिए कि सर मुझे ये बीटा ब्लॉकर चल रही है, आप देख लीजिए जो हमारी बाकी दवाइयाँ चल रही हैं इसके साथ इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें तो हर डॉक्टर कई बार पूछ भी लेता है आपसे, पर कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे डिप्रेशन होना, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो, जैसे कि स्किन में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स, हेयर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स और लिपिड प्रोफाइल का बदल जाना, ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बीटा ब्लॉकर्स के बहुत लंबे सेवन के बाद कई बार देखी गई हैं, तो इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद जो बहुत पॉपुलर दवाई है उसका नाम है ब्राइमोनिडीन, जो ब्राइमो के नाम से, ब्राइमोनिडीन पी के नाम से या अल्फागैन के नाम से बहुत प्रचलित है। ये भी दवाई आँख का प्रेशर कम करती है। इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और जो कई बार डॉक्टर बताना भूल जाते हैं कि भाई कुछ लोगों को इसके सेवन के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, इतनी कि कई लोग सारा दिन ऑफिस में सोते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कह के दवाई बदलवा दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें मुंह बहुत सूखने लगता है, तो यदि आपको ऐसा हो रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। बच्चों में यह दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक और बहुत अजीब बात इस दवाई के साथ ये है कि आप सालों से इस दवाई को अच्छी प्रकार से यूज़ करेंगे और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी पलक एकदम सूज गई है और उसमें अजीब सी खारिश होने लगी है, लाली आ गई है। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं भाई ये दवाई तो हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे, पर यही एक दवाई है जो सालों के बाद भी सडनली एक दिन इसकी एलर्जी डेवलप हो जाती है और जैसे ही आप ये दवाई बंद करेंगे वो पलक वगैरह आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक और दवाई जो इन ग्रुप्स के बाद बहुत पॉपुलरली यूज़ की जाती है वो है डोर्ज़ोलामाइड, और उसी ग्रुप में एक और नई दवाई आई है जिसको ब्रिंजोलामाइड कहा जाता है। तो इनके कॉमन प्रचलित नाम है जैसे डॉर्ज़ॉक्स, एज़ॉप, ये दवाइयाँ बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ये भी आँख का प्रेशर
कम करती हैं। इस दवाई में आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये आँख में थोड़ी लगेगी, तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जैसे हमने पहले आपको बताया था कि आँख और नाक के बीच के रास्ते को 2 मिनट बंद करके रहना है, वो इस दवाई में बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो ये गले में जाके गले को कई बार ख़राब कर देती है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप की दवाइयाँ से कई बार हमारा कॉर्निया भी ख़राब हो सकता है। तो यदि आपको कोई कॉर्नियल ग्राफ्ट हुआ है या आपके कॉर्निया में कोई एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी या किसी और प्रकार की कॉर्निया में ख़राबी है, तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य याद दिलाइए कि भाई इससे शायद मेरा कॉर्निया और तो ना ख़राब हो जाए, इसका ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो बहुत ही एक आवश्यक दवाई है, जो एक्चुअली आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। और इसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे पॉपुलर दवाइयाँ हैं ट्रेवेटैन हो गई, ज़ेरेटैन हो गई, ल्यूमिगैन हो गई, 9PM हो गई। ये दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हैं इस ग्रुप में। इन दवाइयों का क्या फ़ायदा है कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करनी होती है, परंतु इसमें जो समस्याएं आ सकती हैं कि आपकी पलकें बड़ी हो सकती हैं, आपके पलकों के आसपास स्किन में पेरी ऑर्बिटल जिसे कहते हैं, उसमें पिगमेंटेशन डेवलप हो सकती है। इसके लिए बहुत आपको ध्यान रखना है कि जब भी दवाई डालें एक ही बूंद डालें और टिश्यू पेपर से एकदम पोंछ लें, जिससे कि कोई भी दवाई हमारी स्किन पे ना आ पाए, क्योंकि जैसे ही वो हमारी स्किन पे वो दवाई लगती है तब उसके काले होने का डर रहता है, उस पर बाल उगने का भी डर रहता है। इसलिए इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। अदर नहीं तो ये दवाई सबसे पॉपुलर और अच्छी दवाई है, क्योंकि प्रेशर लोअरिंग का जो मादा इस दवाई में है वो किसी और दवाई में नहीं है। जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की बात कर रहे थे, उसमें एक और बहुत आवश्यक सवाल है जो बहुत पेशेंट्स हमसे पूछते हैं पैम्फलेट पढ़ने के बाद। इसमें कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की हैं जिनको फ्रिज में रखना आवश्यक है। एक बार जब तक उनको खोला नहीं जाता, उनको 8 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ही रखना पड़ता है। हालांकि कुछ दवाइयाँ जैसे कि ट्रेवेटैन, लूमिगैन, ज़ोवैट्रा वगैरह, इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है और ये अपना 25 डिग्री से नीचे कभी भी रहें तो इनको साधारणतः से यूज़ किया जा सकता है और आप आराम से ट्रैवल में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। परंतु जैसे और ग्रुप की ड्रग्स हैं जैसे लेटानोप्रोस्ट वगैरह, उनके साथ ये होता है कि उनको अगर आपने जब तक खोला नहीं है तो उनको 8 डिग्री से नीचे रखना पड़ता है और ज़्यादातर उनको फ्रिज में रखना ही बेहतर रहता है। हालांकि एक बार वो खुल जाएं तो 1 महीने तक आप उन्हें 25 डिग्री से नीचे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवाई जो आजकल कम ही इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है पाइलोकार्पिन, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती दवाई है, परंतु प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसको 3 या 4 बार डालना पड़ता है। यंग लोगों में डालने से इसमें सर दर्द होने की समस्या रहती है और कई जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, अगर उनको कैटरेक्ट है या उनकी पुतली में कोई खराबी है तो ये असल में पुतली को सिकुड़ा देती है और कई बार ये नज़र को और कम कर सकती है। अगर किसी भी प्रकार की सूजन है आँख में तो पाइलोकार्पिन उस सूजन को बढ़ा भी सकती है। तो यदि ये दवाई आपको देनी पड़ रही है तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों में से आपको कोई समस्याएं तो नहीं हैं, और हैं तो अपने डॉक्टर को बताइए कि। और जब आप पाइलोकार्पिन का सेवन करेंगे तो यदि आपकी नज़र कम हो रही है या आपको बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताइए कि भाई हमें ये समस्या इस दवाई से उत्पन्न हो रही है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा।